Hello friends, most welcome to the online platform of DS Science Academy. Today we are going to discuss the paper of English जो कि 12th क्लास का आज हेल्ड हुआ था। दोस्तों आज इस पेपर में क्या क्या आप लोगों ने किया, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, चलो हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे किस तरह का टारगेट अचीव कर पाते हैं। लेट अस बिगिन। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है ऑब्जेक्टिव था, पहले से लेके 12 तक ऑब्जेक्टिव आए थे। उसके बाद ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थे या आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स थे वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आई नेवर सॉ, दिस इज नेवर सॉ, ये मैंने कभी नहीं देखा। हिम लुक सो टॉल, यहाँ पर जो हिम है वो एम हेमल है। अब एम हेमल के बारे में क्या बात, ये लुक सो टॉल कहा गया था, वो क्यों उनको लंबा दिखाया गया था वहाँ पर, ये बताना है। अब देखिए ये तो संभव ही नहीं है हैड ग्रोन टॉलर की वो लंबे हो गए थे। ऐसा तो होता ही नहीं है कि चैप्टर की शुरुआत में एम हेमल छोटे थे और बाद में लंबे हो गए, ये तो होगा ही नहीं। फिर स्टूड ऑन द चेयर, वो चेयर पर खड़े हो गए थे, ये हो सकता था बच्चों के हिसाब से। बच्चे कह रहे थे सर वहां आया था कि वो चेयर पर खड़े हुए। तो देखो एक बात बताना दोस्तों, वो चेयर से उतरे थे, चेयर पर खड़े नहीं हुए थे। स्टैंड करके चेयर से नीचे उतर के खड़े हो गए थे क्योंकि उन्हें बोर्ड पर जाना था और वहां लिखना था बाइबला फ्रांस। तो वहां लिखने के लिए उनको चेयर से उतरना पड़ा, चेयर पर खड़े नहीं हुए थे, बल्कि वो तो रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए थे इस कंट्री के लिए, जो कंट्री अब उनका नहीं रहा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा था जैसे जैसे चैप्टर का लास्ट होता जा रहा था। तो अपना कॉन्फिडेंस कलेक्ट करने के लिए हम, जैसे आपको पता है मीटिंग में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस कलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से ठीक वो कॉन्फिडेंस कलेक्ट कर रहे थे। तो सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट यहाँ पर आंसर होगा, ये आपका आंसर गलत होगा। अगर आप इस तरीके का आंसर करके आते हैं तो वो गलत होगा। अगर हम देखें डी ऑप्शन की तो डी तो होगा ही नहीं, आपका आंसर यहाँ निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वांट्स टू ड्राइव ए कार। ये लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड एपिसोड से लिया गया है, जहां पर मुकेश के डिस्क्रिप्शन आया था, मुकेश का एपिसोड आया था। वहां पर मुकेश जो था वो कार ड्राइवर बनना चाहता था, कार मैकेनिक बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज। यहाँ पर डगलस के बारे में जब एज का डिस्क्रिप्शन आया है, या एज का जब वहाँ पर कुछ एज रिलेटेड टर्म्स आए हैं तो दो तरह के आए हैं। एक तो आया था 3 और 4 ईयर्स ओल्ड और एक था 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर 10 और 11 ईयर ओल्ड आएगा क्योंकि वहाँ पर 12 ईयर के बारे में कुछ वर्णन नहीं है, वहाँ पर 13 ईयर्स का वर्णन नहीं है, 9 ईयर का वर्णन भी नहीं है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, एडला विल्मेंसन उसका पूरा नाम था। गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। गांधी जी ने अंग्रेजों को कब निकालने के लिए सोचा था कि भाई वो अंग्रेजों को निकालना चाहते थे, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि लुईस विस्चर, मैं 1917 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अंग्रेज अब भारत छोड़ करके चले जाएं। तो देखो 1917 यहाँ पर आंसर होगा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वो डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। चंपारण पूरा जिला जो है बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था, जिन पर मालकाना हक तो अंग्रेजों का था। तो पहले अंग्रेज आएंगे, इंडियंस नहीं आएंगे, दोनों का नहीं था। तो यहाँ पर अंग्रेजों का था और भारतीय मजदूर वहां पर काम करते थे। अब चलो ये भी मान ले कि भारतीयों का भी तो हो सकता है सर, हो तो सकता है, लेकिन क्या बताओ इंग्लिशमैन वहां काम करेंगे? नहीं, वहां पर काम कौन करता था? इंडियन टेनेंट्स काम करते थे। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यहाँ पर लाइक शब्द का प्रयोग हो रहा है, और जब लाइक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा यहाँ पर टर्म यूज हुआ है? सिमिले। अगर मेटाफर क्या होता है कि बिना लाइक और एज के कंपैरिजन की जाए। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, किसी निर्जीव चीज को अपन मानव कर दें। और अलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी फर्स्ट लेटर मतलब कॉन्सोनेंट लेटर जो है हर शब्द की शुरुआत में रिपीट हो। तो देखो या आसपास के जो नजदीकी से 2-3-4 शब्दों में फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट हो और वो रिपीट हो। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। यहाँ पर भी सिमली है, लेकिन सिमली पूछी नहीं है, कैटाकॉम्स का मीनिंग पूछा है। कैटाकॉम्स के कई सारे मीनिंग होते हैं, तहखाने, वोल्ट होता है, कब्रिस्तान होता है, कब्र होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो सिमेट्रीज यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है, टॉम्स इसका आंसर हो सकता है, ग्रेव्स भी इसका आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डैड। तो ये थर्ड पॉइंट से आया है, कीपिंग क्वाइट से, जो उसमें पेब्लो नेरुदा ने किया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डैड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अर्थ जो है वो आंसर सही करना है। मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को अपने लाइफ से प्रेम करवाती है? इतनी सारे ट्रबल्स और सफरिंग के होने के बावजूद भी गॉड तो नहीं करवाता, गॉड नहीं करता था। ए थिंग ऑफ ब्यूटी
के से आया है। थिंग ऑफ ब्यूटी में पोइट ने नेचर का अप्रिसिएशन किया है। तो नेचर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स हो उसके बावजूद भी उसको अपनी लाइफ से प्रेम करना सिखाती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है अपना 11th नंबर का क्वेश्चन। हु इज द पोइट ऑफ द आंट जेनिफर टाइगर्स? आंट जेनिफर टाइगर्स में पोइट कौन है? तो आपको पता है सीधा सा नाम है ये आंट जेनिफर टाइगर में। वो पोइट का नाम जो है वो क्या है? एड्रिन रिच। याद है? आंट जेनिफर टाइगर्स में एड्रिन रिच ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तो कौन सी लिखी है? रोड साइड स्टैंड लिखी है। पाब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट और जॉन कीट्स ने थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोइट सजेस्ट टू कीप क्वाइट फॉर, कितने देर के लिए पोइट सजेशन देता है? 1 घंटे के लिए। तो उसमें आया ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं आया है। वहाँ पर 1 सेकंड के लिए कहता, बोलता लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, चलो हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं एंड कुड डू नथिंग, और कुछ ना करें। ठीक है ना? अब देखो आगे देखना, यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ही वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। इसके 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर है तो इसको हम 2 तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एक तरीके तो ये है कि आपको पता है हु जो है कोई ना कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए आया है, इसके लिए भी आ सकता है, इसके लिए भी आ सकता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको देखो अपन एक काम करते हैं, लेकिन बेंगल मेकर्स के लिए तो नहीं आ सकता ना, ये तो पता है आपको। बेंगल मेकर्स के लिए तो नहीं आ सकता ना, ये तो पता है। बेंगल मेकर्स तो दे होते हैं। तो देखिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे इसको, ही, फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ही के बाद हु लगाएंगे, ही हु, फिर इसके बाद अपन लिखेंगे वॉज बॉर्न, हु वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, BANGLE बेंगल मेकर्स। ओके, इसके बाद आएगा फिर कॉमा लगा के हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। ज़्यादा सही तो यही है। और अगर आप ग्रामेटिकली आप पोर्शन को सही करते हो तो इसको ऐसे ही बना सकते हो कि ही वॉज बॉर्न, ये भी आप सही कर सकते हो, ही वॉज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ, ओके, इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। किसकी जाति में पैदा हुए थे वो? बेंगल मेकर्स की में। तो यहाँ पर आपको एक ग्रामेटिकल चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा? वो ये है कि ही को हटाना है और हैज सीन को हैव सीन करना है। हु हैव सीन, और फिर इसके बाद आपको पूरा की पूरा कर देना है। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, लिख के बता देता हूँ जैसे कि आपको दिक्कत ना आए। सीन नथिंग बट बेंगल्स, है ना, नथिंग बट बेंगल्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अगर देखें तो यहाँ पर हुज जब आता है तो कौन कौन हटता है? हुज आने पर हिज हटता है, हर हटता है, देयर हटता है, योर हटता है, अवर हटता है, ये हटते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या हटाना है? यहाँ पर देयर हटाना है, और देयर हटा करके आप क्या लगा देंगे? हुज लगा देंगे। ठीक है ना? ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर का कि गेस्ट पहुँचे और फंक्शन शुरू हो गया। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि जो ही गेस्ट पहुँचे त्यों ही फंक्शन शुरू हो गया, या जब गेस्ट पहुँचे फंक्शन शुरू हो गया, और क्योंकि गेस्ट पहुंच गए फंक्शन शुरू हो गया। तो ज़्यादा सही बैठेगा एक एक्शन और दूसरे एक्शन में सीक्वेंस है यहाँ पर, और कोई काम एक हो जाता है फिर उसके बाद या परिणाम स्वरूप या उसके अगले सीक्वेंस में दूसरा काम होता है, तो एज सून एज का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एज सून एज आएगा, एज सून एज। अगला अगर हम ऑप्शन देखें, अगला जो है अपना यहाँ पर द मैन इज रिच हेल्प यू। अब देखना यहाँ पर आप अगर देखें तो हेल्प क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, और वर्ब से अगर देखें तो ये इनफ के साथ टू का पेयर दे रखा है, सो के साथ एज का पेयर दे रखा है, सो के साथ दैट का पेयर दे रखा है। आपको मालूम होगा तो दैट के साथ सब्जेक्ट से शुरू होने वाला क्लॉज आता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता सो दैट। ठीक है ना? सो एज में भी अगर देखें तो चलो वर्ब आती तो भी वर्ब जिरेंट फॉर्म में आती, फिर डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन आते। ये एज एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना? अब प्रपोजिशन तो है लेकिन इसके साथ अगर कोई भी वर्ब आती है तो जिरेंट फॉर्म में आती है, या फिर कोई नाउन प्रोनाउन सीधा आता है, और ये भी नहीं आ रहा है, मीनिंग में भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर गलत है। इनफ टू की बात करें तो इनफ टू आ सकता है, लेकिन इनफ टू का एक यहाँ पर लोचा कर रखा है, लेकिन उससे अपन को कोई मतलब भी नहीं है कि इनफ का यूज है ना एडजेक्टिव के पहले नहीं होता, एडजेक्टिव के बाद होता है। यहाँ होना चाहिए था कि द मैन इज रिच इनफ टू हेल्प यू, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उन्होंने दिया ही इस तरह से, तो आपको इनफ टू का प्रयोग करना है, यही आंसर लगाना है, और आंसर लगाना ही अपन को वहाँ पर मार्क्स दिलाना जैसा है। मेरी कार जो है रास्ते में क्या हो गई? खराब हो गई। तो देखो ब्रोकअप तो मतलब संबंध तोड़ना होता है, ब्रोक डाउन यानी खराब होना होता है, तो यहाँ पर ब्रोक डाउन आ जाएगा। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, ब्रोक डाउन ऑन द वे। ऑल पेरेंट्स, सारे जो मम्मी पापा हैं,
दियर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, वो क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्रिंग अप आ रहा है और ब्रिंग टू आ रहा है, तो ब्रिंग टू तो होता ही नहीं, ब्रिंग पालन पोषण करने का मीनिंग कौन सा होगा, यहाँ पर ब्रिंग अप होगा, तो यहाँ पर ब्रिंग अप आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर अपन आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो है इसमें नहीं है, अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, कम एंड सिट। अब देखो अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, कम डैश मी और सिट नहीं होता तो कम टू मी सही था, यहाँ पर सिट नहीं होता, सिट नहीं होता तो कम टू मी सही था, लेकिन यहाँ पर सिट दे रखा है, तो बैठना मुझको नहीं है, बैठना मेरे पास है, तो पास में बैठने के लिए बाई आएगा। पे अटेंशन और पे हीड दो तरह की चीज होती है। अगर यह हीड दे रखा होता तो इसका मतलब ध्यान ही होता है, अगर हीड दे रखा होता तो यहाँ ऑन आता, और अटेंशन दे रखा होता तो टू आता है, ऑन नहीं आता तो यहाँ पर ऑन गलत होगा, टू सही होगा। आगे देखते हैं, अगला जो है, आप ये पैसेज आपने पढ़ा होगा वो वाला, ये इस पैसेज में क्या दे रखा है कि इस पैसेज में दे रखा है कि भाई जो एडवेंचर्स होते हैं, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचरस चीज़ें हैं, और ह्यूमन बींग्स को हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए, लाइफ यहाँ की जो हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर मानव जो है वो जानवरों से नफरत ना करें, प्रेम करें, उनको मारे नहीं, उनके साथ मैत्रिक व्यवहार करें, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आपको इसमें पैसेज में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, कि हमारी जो शानदार दुनिया किससे भरी हुई है, तो यहाँ पर आया हुआ है कि देखना, यहाँ पर आया हुआ है कि ये रहा कि वंडरफुल जो दुनिया है, मैं आपको वैसे डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है कई सारे माउंटेन्स हैं, कई सारे हिल्स हैं, कई सारे जो है बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सीन्स हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो मैंने कहा, ये लिख रहा कि नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, आई विश आई हैड मोर टाइम टू विजिट, मतलब कंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो मतलब फुल यहाँ पर क्या है, एंटरटेनमेंट देती है लोगों को। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा कि वंडरफुल वर्ल्ड है, इसमें ब्यूटी है, चार्म है, एडवेंचर है। ये तो आपको लाइन लिखनी है पहली में, फिर आपको बताना है कि वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर एडवेंचर ना किया जा सके, मतलब ऐसी मतलब सारी चीज़ें हैं, इसमें से आप ले लेकर के भी अगर लिखोगे तो 2 नंबर के लिए पर्याप्त आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर। Why would the writer like to go in the company of bright young children, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होते हैं, आया ना ये रहा कि वो यंग चिल्ड्रन की कंपनी में जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं युवा लोगों की कंपनी में रहूं, क्योंकि उनके माइंड जो है ओपन होते हैं वॉन्डर के साथ, और उनके अंदर जिज्ञासा होती है नई डिस्कवरीज के लिए। तो ये यहाँ तक आपका आंसर आ सकता है। तो वो कह रहा है कि मैं उनके साथ ही जाना चाहूँगा, कि मस्ट टू द ग्रेट सिटीज़ एज टू माउंटेन्स। ये तो बस इतना सही लिखना है आपको यहाँ पर। आगे देखना, आगे है अपना अगला क्वेश्चन, इफ वी हैव लूज लव इन आवर हार्ट्स, अगर हमारे हार्ट में लव होता है तो क्या होगा, व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स डू, तो क्या होगा कि जंगली जानवर क्या करेंगे। अगर हमारे हार्ट में लव होगा तो क्या होगा, जंगली जानवर जो है वहाँ पर अपन को क्या करेंगे, वो भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हार्म्स नहीं पहुँचाएंगे, वो वहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों के साथ फ्रेंडली होने का, अब उनके अंदर भी लव होगा, वो आपसे डरेंगे नहीं, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे किसी भी तरह का। आगे देखिए, हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी डिसलाइक देम, कि मानव कैसा व्यवहार करता है अगर हम उन्हें, ह्यूमन बींग किस तरह से बिहेव करते हैं अगर हम उन्हें डिसलाइक करते हैं, वो भी हम लोगों को क्या करते हैं, इन रिटर्न डिसलाइक करते हैं, वो भी इन रिटर्न हमको लोगों को डिसलाइक करते हैं, वो भी हेट करते हैं, वो भी डिटेस्ट करते हैं। मतलब आपको पता है प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, नफरत के बदले नफरत ही मिलती है। आ रहा है लास्ट में देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, बट इफ वी आर अफ्रेड ऑफ देम, इफ वी शो अवर डिसलाइक ऑफ देम, देन दे बिहेव इन द सेम मैनर, मतलब वो भी हम लोगों को डिसलाइक ही करते हैं। तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, मतलब आपको फ्रीडम दी गई है यहाँ पर अपने शब्दों में अपना आंसर क्रिएट करने की। ब्लूम का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्लूम का मतलब यहाँ पर फ्लरिश से है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड आया था फ्लरिश, और फ्लरिश से यहाँ पर मतलब है। और अगर एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पर, तो फोज का एंटोनिम क्या है, फोज का एंटोनिम है आपका फ्रेंड्स। क्या है, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्लरिश इसका आंसर होगा, और एक आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स होगा। फोज एंड फ्रेंड्स आप जानते हो शत्रु और दोस्त होते हैं। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें ओलंपिक्स के बारे में किया गया है। एक दौड़ है, दौड़ में क्या है कि 9 लोग दौड़ना शुरू करते हैं, और 9 लोग जो दौड़ते हैं उनमें से एक बंदा जो है गिर जाता है। फिर जब क्या होता है कि गिर जाता है तो क्या होता है, देखिए वाइल द 9th, ये रहा देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन ऑफ देम इज अनेबल टू रन फॉल बैक, ठीक है ना, और 1 एपिसोड है सेकंड प्लेस। 8 कंटेस्टेंट जो है स्ट्रांग है, रन आगे दौड़ते हैं। नवा जो, जबकि नवा है वो छोटा है, गिर जाता है, उसकी मदद के लिए वो 8 भी रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीत जाए,
मतलब उन्होंने वो भी सपना रखते थे उस रेस को जीतने का, लेकिन वो रुक जाते हैं वहाँ पर और वो उनके हाथ से हाथ मिला करके फिर तोड़ते हैं एक साथ। तो कह रहा है कि जो कोऑपरेशन की फीलिंग होती है ना वो हमारे अंदर रहनी चाहिए और पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है इस चीज़ को। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन द स्पेशल ओलंपिक्स? तो यहाँ पर आपको आंसर ये लिखना है कि द 100 मीटर रेस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, है ना। आगे देखना, अगला अगला बहुत सिंपल है, एक एक नंबर के हैं। व्हाट हैपन्स विद द 9th एथलीट? वो गिर जाता है, वो अनेबल होता है, चल नहीं पाता। हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द इट? मतलब वो उसकी अप्रिशिएट करती है, क्लैपिंग करती है। ये यहाँ पर आपको आंसर देना है। अगला देखना, व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब सिंपैथी होता है। यहाँ पर आया हुआ है, प्रॉपर्ली दिया गया है, एम्पैथी की एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये देखिए कि ऑल द कंटेस्टेंट्स जो होते हैं, कंटेस्टेंट्स होते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं एम्पैथी को, टर्निंग द स्पेशल ओलंपिक्स इनटू द रियली स्पेशल वन। फिर एम्पैथी के बारे में आया है कि ये कैपेसिटी है कि हम दूसरे व्यक्ति की एक्सपीरियंस को समझ पाएं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएं। इसके अलावा इसका मतलब ये है वो एबिलिटी है जिसमें हम एक दूसरे अपने आप को दूसरों के जूतों में रख करके देखते हैं। आगे देखिए, अगला जो है बेटा, अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हाउ एंड व्हाई डिड द ऑथोरिटीज ऑनर द एथलीट्स? कैसे देते हैं और क्यों देते हैं? तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए देखो यहाँ पर क्लियर बताया गया है, लास्ट में दिया गया है कि जो ये रहा, ये देखिए व्हाट वुड आई हैव, इसमें भी दिया गया अथॉरिटीज ऑनर्ड द डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी और हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज। ये आ गया। और कैसे करती है? अवॉर्डिंग 9 कंटेस्टेंट्स, 9 कंटेस्टेंट्स जो कंटेस्टेंट्स थे उनको अवॉर्ड करके। और क्यों देती है? क्योंकि उन्होंने डिस्प्ले किया था अपने सहानुभूति का, अपने हेल्पफुल नेचर का और ह्यूमन वैल्यूज के। लास्ट लाइन आपका आंसर हो जाएगी। कहने का मतलब पैसेज बहुत ईजी आए थे, पैसेज बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे। बच्चों का अगर देखा जाए तो नॉर्मली पेपर अच्छा आया था। अगर हम कहें तो यहाँ पर व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड, थर्ड लेवल के अकॉर्डिंग बताना है। आप चाहो तो इसमें एक लाइन अटैच कर सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ 20th सेंचुरी वेयर अकॉर्डिंग टू चार्ली वाज इनसिक्योरिटीज, फियर, या that was full of or abounding with insecurities, fears, wars and worries। ठीक है ना। एंड दिस वॉज द वर्ल्ड ऑफ दिस वॉज द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर एवरीवन वांटेड टू एस्केप। मतलब ये ऐसी दुनिया थी जहां से हर कोई बचना चाहता था। तो ये अकॉर्डिंग टू चार्ली है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्हाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई इन द स्टोरी? तो आपको यहां पर इतना सा आंसर बताना है कि द स्टोरी द टाइगर किंग, द स्टोरी डैश द टाइगर किंग was written to give to convey a message of being friendly with animals. Here the Maharaja of Pratibandpuram was determined to kill tigers for the protection of his life, for the safety of his life. Okay. And his actual name was Jalani Jungjung Bahadur, but he was given the title of the Tiger King after killing 99 tigers successfully। तो यहाँ पर ये वाला आपको इतना सा 1.5 नंबर का, एक नंबर के लिए 2-3 लाइन का ये आंसर लिखना था। What was the chief concern of Sadao's father? तो सीधा आंसर लिखेंगे Sadao's education, Sadao's further education was Sadao's father's chief concern। यहाँ पर आपको सीधा आंसर देना था। What does Mr. Lamb do all day? क्या करते हैं वो? रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ते हैं। और फिर वहां पर क्या आएगा? नर्चरिंग बीज, अपनी मधुमक्खियों को पालते हैं, गार्डनिंग करते हैं और सिट इन द सन, धूप में बैठे रहते हैं। लिसन टू द, या कह सकते हैं लिसन टू द बीज, मधुमक्खियों को सुनते हैं और वहां पर बस अपने गार्डन को केयर करते हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड वेल का मीनिंग क्या था भाई? ईटिंग बाय फॉर्मूला, मतलब स्टार्ट ईटिंग एंड टेक द फोक एंड नाइफ एंड स्टार्ट ईटिंग, ये था इसका मतलब। अगला देखना कि हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस? तो क्या आएगा इसमें? 2 नंबर में ये बताना है कि डगलस जो है वो उस दिन कुछ खा नहीं पाया, कुड नॉट ईट एनीथिंग। ये वाला बोलना है आपको, ये लाइन मैंने आपको टेस्ट में दे भी दी थी। ये कुड नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ खा भी नहीं पाया। टेस्ट पेपर में आ भी गया था ये क्वेश्चन। कुड नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ खा भी नहीं पाया। कुड नॉट ले स्ट्रेट, वो सीधा लेट भी नहीं पाया। ठीक है ना, आप सीधा लिख देना, ले स्ट्रेट, वो सीधा लेट भी नहीं पाया। ठीक है ना, सीधा लेट भी नहीं पाया। और क्या था? ठीक है बताइए। लेट भी नहीं पाया। और दूसरी चीज जो उसको फील हुई थी वहां पर क्या था? सिक टू हिज स्टमक, वो पेट से बिल्कुल बीमार हो गया था, सिक टू हिज स्टमक। और वो स्लाइटेस्ट एक्सर्शन जो थी उसको, वो भी क्या कर देती थी? परेशान कर देती थी। या आप लोगों ने पढ़ लिया ना सारी चीजें। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन उसको अपसेट कर देती थी, मेकिंग हिम बॉबली इन हिज नीज, उसके घुटने क्या है? डगमगाने लगते थे। ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है।
आगे देखिए, कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से उस पेडलर ने लेटर को साइन क्यों किया था? ये सिंपल सा आंसर है, क्योंकि एडला विल्मेंसन ने अच्छा बिहेव किया था क्रिसमस ओकेजन पर, किसके साथ? पेडलर के साथ, और उसको साथ ऐसा बिहेव किया था मानो कि वो वास्तव में कैप्टन वॉन स्टेल हो, और इन रिटर्न कैप्टन जो पेडलर था वो भी एडला विल्मेंसन को गुड बिहेवियर, उसके अच्छे व्यवहार की वजह से इन रिटर्न वो अपना क्या करना चाहता था? उसको एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहा था, उसको परेशान नहीं करना चाह रहा था, वो भी एक बदले में अपने लाइफ को चेंज करके उससे समझाना चाह रहा था या बताना चाह रहा था कि तुम्हारी अच्छाई ने मेरे अंदर की बुराई को समाप्त कर दिया, और वो अपने जीवन को अगली बार से या आने वाले समय से कैप्टन वॉन स्टेल की तरह जीने का प्रॉमिस करता है, इसीलिए वो उस लेटर को कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से साइन करता है। व्हाट डज सिमिली सिग्निफाई स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम? जो पोइम में जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है? तो जो स्माइल है पोइम में वो सिग्निफाई करती है कि भाई जो पोइटेस है यानी कि कमला दास वांटेड टू हाइड हर ग्रीफ, हाइड हर सैडनेस ऑफ लूजिंग हर मदर, ठीक है ना, दैट्स वाई शी जस्ट स्माइल्स, ओके, वो मुस्कुराती है, एंड गिव्स कॉन्फिडेंस एंड अश्योरेंस फॉर लिविंग हर लाइफ मोर, किसको देती है? या गिव्स अश्योरेंस और कॉन्फिडेंस टू हर ओल्ड मदर फॉर लिविंग और फॉर सर्वाइविंग मोर, अपने जो अपनी माँ है उसको और भी ज्यादा जीने के लिए क्या करती है? वो कॉन्फिडेंस देती है। तो ये स्माइलिंग एक्ट रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे देखिए, सिंपल है, अगला देखना कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। बहुत सिंपल सी थीम है। क्या थीम है कि स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर वांट्स टू शो क्लास इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनजस्टिस in his poem. He just draws the picture of some children who are very deprived from education, from basic needs of life, ठीक है ना, और वो बताता है कि the rich people are just torturing them, ठीक है ना, और confining them in their own slum, ओके, वो अपने उनकी स्लम में ही उनको कन्फाइन कर रहे हैं। आगे देखिए, What does counting up to 12 and keeping still help to achieve? यहाँ पर देखना सीधा सा आंसर आएगा कि Pablo Neruda suggests his readers to count up to 12 and keep still because he knows both these things will keep all the human beings together. It would bring about a strange silence in their life, some changes in their life, so that they will be able to avoid themselves from the sadness of never understanding themselves, and from the sadness of threatening ourselves या themselves with death. यहाँ पर आएगा अपने आप को मौत की धमकी देने के डर से वो बचा पाएंगे, और वो अपने आप को, कहने का मतलब ना समझ पाने की जो प्रॉब्लम थी उससे बचा पाएंगे। इसके अलावा वो अपने चारों ओर साइलेंस रख पाएंगे, उनकी लाइफ में एक स्ट्रेंजनेस आएगी, एक यूनिकनेस आएगी उनकी लाइफ में। वो क्या है कि उनका जो फ्रेटर्निटी जागेगी, उनके यहाँ भ्रातृत्व जो है पैदा होगा। इसका आप यहाँ पर इस तरह की चीज़ें लिख सकते थे। वाई कुड सदाव नॉट किल इज एनिमी? क्योंकि सदाव जो था वो स्पेशली अमेरिका में ट्रेंड हुआ था सेंटिमेंटल प्रोफेसर्स और टीचर्स के द्वारा, तो वहाँ उसके अंदर सेंटिमेंटलिटी जाग गई थी। दैट्स और वो सबसे पहले उसकी ड्यूटी, वो सोचता था कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, और वो सोचता था कि फर्स्ट ड्यूटी वॉज टूवर्ड्स द पेशेंट, और उसने वो भूल गया था कि ही वॉज इज एनिमी। वो बस इसलिए उसको मार नहीं पाया, उसको प्रोटेक्ट किया, उसने सेव किया उसका लाइफ, ठीक है ना। व्हाट प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड बाय द महाराजा? महाराजा ने एक सीधा सा प्रोक्लेमेशन किया था, एक उद्घोषणा की थी कि नो वन वुड डेयर टू फ्लिंग इवन अ पीस ऑफ स्टोन ऑन अ टाइगर। अगर कोई करेगा तो हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी, उसका धन दौलत जब्त कर लिया जाएगा। ये आपको आंसर देना है, सिंपल सा था, क्योंकि महाराजा वॉज डिटरमाइंड एंड रिजोल्यूटेड टू किल ऑल 100 टाइगर्स टू सेव हिज ओन लाइफ। पहली जब टाइगर मारा था तो टेंशन में नहीं थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एक टाइगर मेरी मौत का कारण होगा, टाइगर मैंने मार दिया है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि 100 टाइगर मेरी डेथ का कॉज होगा, तो वहां पर उनको चिंता आ गई। हैंडसम इज हैंडसम डज, सुंदर वही जो सुंदर काम करता है। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो मतलब ह्यूमन बींग्स आर नोन बाई दियर एक्शंस नॉट बाई दियर अपीयरेंस, मतलब मानव की पहचान जो है उनकी एक्टिविटीज से होती है, उनके एक्शन से होती है, उनके अपीयरेंस से नहीं होती है। तो वहाँ पर मिस्टर लैम वांट्स टू मेक डैरी अंडरस्टैंड दैट his burnt up face has nothing to do with what he thinks, okay? जो वो सोचता है, what he does, तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज यहाँ पर आप
क्लियर कर सकते थे। आगे देखेंगे, मतलब ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी सुनाई कि गुडनेस चेंजेस इविलनेस, वो बुराई को भी चेंज कर देती है। इट इज करम इज डेस्टिनी, किसने कहा? मुकेश ग्रैंडमदर सेट दिस लाइन, सेट दिस स्टेटमेंट। और क्यों कहा? बिकॉज दे वर born in the caste of Bengal makers and they had no other profession except carrying on the business of Bengal making. What was the long term contract? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वो यही था कि जो लार्ज एस्टेट से चंपारण में वो दो पार्ट्स में बटे हुए थे, उन पर इंडियन टेनेंट्स काम करते थे, अंग्रेज उन पर मालकाना हक रखते थे और इंडियंस को 15% उनकी होल्डिंग पर क्या करना पड़ता था? नील उगानी पड़ती थी, इंडिगो हार्वेस्ट करनी पड़ती थी और वो पूरी की पूरी इंटायर इंडिगो जो है उनको सरेंडर करनी पड़ती थी एज रेंट के रूप में। और ये लंबे समय से चला आ रहा कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने कैसे ओवरकम किया? तो सबसे पहले बताएंगे कि ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर और वहां पर लर्न किया। फिर उसके बाद वो कंफर्मेशन, मतलब 6 मंथ्स की प्रॉपर ट्रेनिंग और 3 मंथ्स की सेल्फ ट्रेनिंग लेने के बाद एंड टोटल 9 मंथ्स प्रैक्टिस करने के बाद, 9 मंथ लर्न करने के बाद उसने प्रैक्टिस के लिए लेक वेंटवर्थ और जैसे अदर रिसोर्सेज में गया और वो वहां पर कुछ ले सकते हो आप, रिसोर्सेज के नाम लोगे तो फैक्ट्स क्लियर रहेंगे। ट्रिक्स आइलैंड से लेकर के स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वो 2 मील तक तैरा और वहां पर उसने क्या किया? अपने अंदर कंफर्मेशन पूरा किया। फिर उसके अंदर रेसिडुअल डाउट्स बचे थे तो उसने क्या किया? वार्म लेक में जंप करके उसको भी क्लियर किया। वाइवला फ्रांस, राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, कि मीनिंग लिखो और डिटेल में समझाओ। वाइवला फ्रांस का मतलब क्या होता है? कि वाइवला फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ये तो मीनिंग हो गया। और डिटेल में समझाना है कि फ्रेंच वो एम हेमल वॉज डेडिकेटेड टीचर थे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, है ना। और फिर बताना है कि इट वाज द लास्ट लेसन या इट वाज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन फ्रांस और इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन बिकॉज जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये आपको बताना है और फिर आपको एक्सप्लेन कर देना है वहाँ पर ये जो कंट्री था फ्रांस, अब उनका नहीं रहा, किनका? फ्रेंच पीपल का। तो वहाँ पर वो अपने फ्रांस के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए लास्ट में वो कैसे करता है? वो वहाँ बाइबला फ्रांस लिख करके करता है। वो अपना पूरा करेज इकट्ठा करता है, पूरा अपना समन करता है अपनी ताकत को और फिर जाकर के बड़े बड़े अक्षरों में बाइबला फ्रांस लिखता है। आगे देखेंगे, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग रेट ट्रैप। तो आपको बताना है कि भाई पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और जो ह्यूमन बींग्स है वो रेट्स की तरह है, वो इर्द गिर्द उन बेट्स के चक्कर लगाते रहते हैं और वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हु इज द विक्टिम हेयर एंड वाई। यहाँ पर विक्टिम कौन है? यहाँ पर जो पहले तो बताना कि बामा एंड द ओल्ड मैन ऑफ आवर ओन कम्युनिटी वर विक्टिम ऑफ किसके? अनटचेबिलिटी, बिकॉज दे वर बॉर्न इन द लोअर कास्ट, वो बहुत नीची जाति में पैदा हुए थे एंड द रिच पीपल थॉट देमसेल्व्स टू बी ग्रेटर देन दैम। वो उनको अपने आप से ज़्यादा समझते थे और इसीलिए वो सोचते थे कि उनकी कोई चीज़ को छू लेना मतलब अपवित्र कर देना जैसा था। वो उनको डिग्निटी नहीं देते, वो किसी प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं देते। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी थी। आगे देखेंगे कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस क्या है। तो गैल्सबर्ग इलिनॉइस आपको पता है कि ये 3rd लेवल से जाने का एक जगह है, 3rd लेवल से पहुंचा जा सकता है। ये 1894 का वर्ल्ड है जहाँ पर शाम बड़ी सुखद और सुहावनी होती है। वहाँ पर पुरुष लोग गार्डन में बैठे हुए क्या है सिगार को स्मोक किया करते हैं। विमेन जो है वहाँ पर पाम लीफ से बनी हुई फेंस को वेव करती रहती हैं। फायरफ्लाइज ऑल अराउंड मंडराते रहते हैं। वहाँ के बड़े बड़े पेड़ जो हैं वहाँ की गलियों का क्या बनाते हैं? रूफ बनाते हैं। ये आपको बनाना है। ये क्या है? बहुत ही प्लेजेंट टाइम का एक लोकेशन है। हाउ डिड सदाव हैव हिज रिवॉर्ड। सदाव ने अपना रिवॉर्ड कैसे लिया? जब वो सेफ बच गया था, कौन? पेशेंट, तो वही उसका एक्चुअल रिवॉर्ड था। ठीक है ना। अमेरिकन जो सोल्जर है वो पूरी तरह से बच गया था सेफ, वही उसका क्या था? रिवॉर्ड था। यू आर संजय सुषमा, यू आर लुकिंग फॉर अ रूम ऑन रेंट। तुम एक रेंट के लिए रूम ढूंढ रहे हो नियर योर ऑफिस, तुम्हारे ऑफिस के। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट, एक उपयुक्त एडवर्टीजमेंट लिखो टू बी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हो सकेगा न्यू दिल्ली में। योर टेलीफोन नंबर इज दिस। तो आपको क्या लिखना है? सीधा सा एक बहुत सिंपल सा आप लोगों को एडवर्टीजमेंट बनाना था। इस तरीके से यूँ बना के आपको ऑन रेंट लिखना है। यहाँ पर ऑन रेंट लिख करके आपको लिखना है, वही सिंपल मैंने बनवा रखा है आप लोगों को, आराम से आप देख सकते हैं। अवेलेबल, या फिर ऐसे कहना कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड, अवेलेबल नहीं रिक्वायर्ड है अपन को यहाँ पर। अर्जेंटली रिक्वायर्ड अ फुली वेंटिलेटेड एंड सेमी फर्निश्ड रूम फॉर ए कह सकते हो फॉर अ वेजिटेरियन फॉर ए वेजिटेरियन एंड ट्रांसफरेबल फैमिली ऑफ कोटा। ठीक है ना। कोटा कह दो, कहीं जोधपुर कह दो, जयपुर कह दो, यहाँ पर दे तो रखा नहीं है। ठीक है ना। फिर कहेंगे कि एट अ वेरी सुटेबल लोकेशन ऑफ, एड्रेस दे दो,
आपका एक कोई प्रॉपर एक नॉर्मल एड्रेस बना दो, ठीक है ना, एट द रेंट, ओके, नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग के बाद आपने रेंट बता दिया, एक्सीड बता दिया कि भाई 10,000 से ज़्यादा पर मंथ नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज, ये आपको इंक्लूड करना है। फिर पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई भी अवेलेबल होनी चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट द हेड ऑफिस नंबर, हेड ऑफिस का नंबर देकर, ब्रांच ऑफिस देकर के हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू दिल्ली लिख करके फिर अपन का और कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, ठीक है ना। आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए अगला जो है अपन का वो आर्ची और अर्चित सेक्रेटरी, ये है इंटरेक्ट क्लब के, क्लब का नाम इंटरेक्ट क्लब है बेंगलुरु में। एक नोटिस आपको ड्राफ्ट करना है और सारे विद्यार्थियों या सारे जो क्लब मेंबर्स हैं और सारे विद्यार्थियों को ज्वाइन कहना है कि वो ज्वाइन करें एक वॉक को, क्योंकि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में एक वॉक चल रहा है, यानी कि एक क्या कर रहे हैं, वॉक क्रिएट कर रहे हैं कि भाई चल करके अपन को क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है, टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डायबिटीज़ के बारे में। तो सीधा सा नोटिस है। नोटिस बनाने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि प्यारा सा तरीका है कि आप लोग क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिया था, और यहाँ पर आप स्कूल का नेम लिखेंगे। स्कूल का नेम क्या है, ड्राफ्ट नोटिस अभी नहीं आया, ये आप है ना, स्कूल का नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप इंटरेक्ट क्लब है और इंटरेक्ट क्लब का नाम लिख देंगे, यहाँ पर बेंगलुरु लिख देंगे, ठीक है ना, बेंगलुरु, ये इंटरेक्ट क्लब लिख दिया। इंटरेक्ट क्लब कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना, कैपिटल में लिखने की कोशिश करना। इंटरेक्ट क्लब, और ये लिख करके आप क्या करेंगे, ठीक है ना, इंटरेक्ट क्लब अपने उससे भी दे सकता है, और आप चाहो तो एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा क्लब का नाम लिखें, क्योंकि दे रखा है उसने, एड्रेस भी दे रखा है बेंगलुरु, ठीक है ना, ये आप कैपिटल में लिखेंगे बेंगलुरु पूरा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर पहले चाहो तो आप नोटिस लिख दो या पहले डेट लिख दो, फिर नोटिस, और फिर नोटिस लिख करके फिर आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे क्या, द वर्ल्ड डायबिटीज डे, और फिर लिखेंगे ऑल द क्लब मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कि ये जो है एक वॉक जो है ऑन दिस ओकेजन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है ना, यहाँ से होने वाला है, इतनी तारीख को इतने बजे होने वाला है। सभी को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, और अगर जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है इसके अंदर, वो अपना नाम जो है नीचे अंडरसाइंड जो हस्ताक्षरित व्यक्ति है उसको जमा कराएं, फिर आपको अपना आर्ची लिख करके नीचे सेक्रेटरी लिखना है, बस इतना सा है, सिंपल सा है। इसके बाद अगर हम देखें, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है अपन को इन पेजेस की। यू आर सिद्ध एंड सिद्धि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, इको क्लब ऑफ योर स्कूल जो है वो क्या करने जा रहा है, प्लांट 300 प्लांट्स, उसको 300 प्लांट्स उगा रहे हैं अपने स्कूल एरिया में। आप मदद करो डिग्निटरीज़ की और स्टूडेंट्स की, एक रिपोर्ट लिखो 100 वर्ड्स में अपने स्कूल मैगजीन के लिए। तो सिंपल है, हेडिंग डाल देना अ रिपोर्ट ऑन, फिर आप नीचे उसमें सब टाइटल डाल देना, ठीक है ना, टाइटल डाल देना, टाइटल डाल करके फिर इधर 4 लिख करके अपन लिखते ही हैं मैगजीन का नाम, भाई एक इमेजनरी मैगजीन बना देना, बाई में तो सिद्धि लिख देना, और आपको क्या पद है वो दिया नहीं है, फिर इधर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख करके जोधपुर, ठीक है ना, ये लिख देना, फिर डेट लिख देना, है ना, डेट लिख देना, फिर डेट लिख करके फिर आप सीधा यहाँ पर आ जाना, कहाँ कि भाई इको जो कार्यक्रम है वो क्या है, कि कार्यक्रम ये है कि यूँ कह दो सीधा कि इको क्लब ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स, कहाँ पर, एक लोकेशन बता देना, कब से, इतने बजे, इतनी तारीख को, ये पूरा कार्यक्रम वहाँ है, सिक्वेंस में जमाते जाना। फिर यहाँ पर ट्रांसलेशन है, ये पूरा आपको ट्रांसलेशन आप चाहो तो कर सकते थे, बाकी ट्रांसलेशन से ज़्यादा अच्छा रहता है रिपोर्ट करना, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो क्या प्रॉपर मीनिंग सब शब्दों की आ जाना ठीक ज़रूरी नहीं कि आ जाए, तो ट्रांसलेशन से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम क्या करें, वहाँ पर रिपोर्ट करें। इसके बाद मेरे दोस्तों आप आ जाओ यहाँ पर, क्या नाम है आपके इस लेटर में हमने जॉब एप्लीकेशन की होगी 100%। जॉब एप्लीकेशन बहुत ही आसान आई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, पीजीटी टीचर इंग्लिश के, उसके लिए आई है, और चेयरमैन को लिखनी है विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के को, तो आराम से लिख देंगे। आपका एड्रेस आपको बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल बना दो या फिर एक इमेजनरी कोई भी एड्रेस बना करके, फिर एक लाइन छोड़ करके डेट, फिर उसमें नीचे लिखेंगे द चेयरमैन, फिर ये स्कूल का नाम, फिर एड्रेस, और फिर लिख करके नीचे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर सर, फिर लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन वगैरह वगैरह करके, फिर एक रिज्यूमे आपको यहाँ सेट करना था। फिर आप मान लो अर्जुन और अंजलि है, लिविंग एट नगीना बाग चित्तौड़गढ़, आप एक एडिटर को लेटर लिखेंगे हिंदू के को, और अटेंशन ड्रॉ करेंगे
जनरल मैनेजर का कि वो एक्शन टेक करें और पुअर मेंटेनेंस करें। पुअर मेंटेनेंस है वहाँ पर किसका, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस का। तो आप कैसे लिखेंगे, वहाँ सिंपल सा है कि सबसे पहले आप अपना एड्रेस बनाएंगे, ये क्या, नगीना मार्ग चित्तौड़गढ़ लिख दिया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके डेट लिखेंगे, डेट लिख करके फिर आप नीचे एक लाइन में लिखेंगे एडिटर, एडिटर के बाद नीचे द हिंदू, और फिर आप वहीं पर चित्तौड़गढ़ लिख सकते हैं या उदयपुर लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर इसके बाद में नीचे आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि पुअर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज, ये लिख दिया। और फिर लिख करके और फिर अपन यहाँ लिखेंगे थ्रू द स्पेसिफिक कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर दिस लेटर इज टू ड्रॉ द काइंड कंसर्न ऑफ द जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। फिर बता देंगे कि बसेस किस तरह की अवस्था में चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। फिर नीचे कहेंगे कि वी रिक्वेस्ट यू या आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट कॉर्नर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है ना, ये दे करके फिर आई होप द मैनेजर, या आप ये जो वाला है ना ये पद, जनरल मैनेजर विल टेक एन इनिशिएटिव टू रिमूव और टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, ये लिख करके फिर नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। फिर लिखेंगे इट विल बी पहले ऐसे लिखना है, इट विल बी अ बिग एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, और फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली, और फिर अपना नाम। इस तरीके से ये क्या होता है, कंप्लीट आपका जो है एनालिसिस यहाँ पर पूरा होता है। मेरे दोस्तों ये पेपर था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पेपर में क्वेश्चन के आंसर को कैसे करना है, ये तो देखो आप लोगों की मेंटल एबिलिटी और आप लोगों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहा ऑब्जेक्टिव पोर्शन और ग्रामर का पोर्शन। दोस्तों मुझे मैंने जो भी रिव्यूज़ लिए हैं डीएस के बच्चों के अच्छे रिव्यूज़ रहे हैं। डीएस में फाउंडेशन के बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेट बोर्ड के बच्चों ने तो किया ही है, लेकिन फाउंडेशन के बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 100% अच्छे ही मार्क्स आएंगे बच्चों के। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से इसमें विदा लेता हूं और आई विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, आई होप फॉर योर बेटर करियर, और मैं आप लोगों के बहुत ही उज्जवल भविष्य और अच्छे करियर की कामना करने के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।